नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के मॉडल पेपर के ऊपर। ठीक है, और कौन सा पेपर होगा? आपका पेपर नंबर 1 होगा। ठीक है, हिंदी का जो पेपर नंबर 1 है उसका हमने मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, तो आदिकाल से लेकर के रीति काल तक का जो पीरियड था उसी के बीच में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और ये आज आपका जो मॉडल पेपर है ये 2024 में जो आपका प्रश्न पत्र होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। यहाँ से लगभग क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली भी आ सकते हैं और कुछ घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। वीडियो को आपको 3 बार देखना होगा। एक बार आज देख लीजिए जब भी देख रहे हो, दूसरी बार आपको बीच में जब लगे कि हाँ थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो देख लीजिएगा, और तीसरी बार पेपर देने जब जाएं तो उससे एक दिन पहले आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 70% क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं और आपके आराम से हो जाएंगे, और 100% भी हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास अच्छे खासे शब्दकोश हो जाएंगे, अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो जो नॉलेज हो जाता है, शब्दकोश हो जाते हैं व्यक्ति के पास, तो वो किसी भी चीज़ को बनाकर भी लिख सकता है, बढ़ा चढ़ाकर भी लिख सकता है। तो वहाँ पे आपको पता ही है कॉपी कैसे चेक की जाती है, बस आपका उसी से रिलेटेड होना चाहिए, अच्छा खासा लिखा होना चाहिए और लाइंस में ज़्यादा लिखा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे 50 शब्द बोलें तो 50 शब्द पूर्ण कर दीजिए, 200 शब्द बोले 200 से ऊपर ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत 210-15 कर दीजिए, 500 बोले तो 500 शब्द कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी रहती हैं, पूरी करनी रहती हैं, नंबर आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, जब आप मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो आपके सामने जो प्रश्न पत्र आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये लिखित है आपका, इसमें मैंने खुद लिख करके तैयार किया है, कंटेंट को पूरा बनवाया है। तो ये जो है इस प्रकार से होगा, वो थोड़ा प्रिंटेड होगा, ये लिखा हुआ है, इतना ही फर्क है केवल। ठीक है, ये आपका मॉडल पेपर है, वो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, बस यही थोड़ी चीज़ें जो है वो अलग हैं। पूरे प्रश्न पत्र को 3 खंडों में बांटा जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है कि खंड आ को हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं, खंड बा को लघु उत्तरीय प्रश्न के नाम से, वहीं पर खंड सा को हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो आपका खंड आ होता है, इसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं और प्रत्येक प्रश्नों का जवाब 50 शब्दों में देना होता है। हालांकि ये हिंदी में लागू नहीं होता है। किसमें? हिंदी में लागू नहीं होता है। जैसे अभी किसी के पिताजी का नाम पूछ लिया जाए तो उनको 50 शब्द में हम कहाँ से लेकर के आएंगे? पूरा कर सकते हैं? नहीं पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हिंदी में हम लोग लागू नहीं करते हैं। बट ये सारी चीज़ें अगर वहीं पर किस में आ जाएं, सोशियोलॉजी में आ जाएं, ठीक है, एजुकेशन में आ जाएं, एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाएं और जियोग्राफी में आ गए। जियोग्राफी एंशिएंट हिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम 50 शब्द में नहीं पूरा कर सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ तो फलाना तारीख बता देंगे, तो उसमें हम कहाँ 50 शब्द पूरा कर पाएंगे। और जियोग्राफी में भी पूछ लिया जाए कि ये स्थान कहाँ पर स्थित है, तो फला चीज़ अगर पूछ लिया गया तो भैया आप कहाँ से उसको 50 शब्द में पूरा कर पाएंगे। जो फैक्ट वाली चीज़ें होती हैं उसमें हम 50 शब्द नहीं पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत कि भैया 50 शब्द तो पूरा ही नहीं हुआ, यहाँ पर मुझे पूरा नंबर देंगे कि नहीं देंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। एक लाइन में हो रहा है तो एक लाइन में भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रश्न ही वैसा है तो उसमें आपकी और हमारी क्या गलती हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस आपके यहाँ पर एक एक करके दिए गए हैं, एक एक को पढ़ेंगे और एक एक का जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? शुक्ल जी ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो शुक्ल जी हैं वो भक्ति काल की समय सीमा क्या मानते हैं ये बताना है। तो बता देना है आपको कि संवत 1375 से लेकर के 1700 के जो बीच का समय सीमा थी वही जो है शुक्ल जी भक्ति काल की सीमा मानते हैं, समय सीमा मानते हैं। इस प्रकार से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। बहुत छोटा सा जवाब था, एक लाइन में आपका हो जाएगा, 50 शब्द पूरे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्ट होती हैं। चलिए दूसरा प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि नाथ साहित्य, क्या मेरे प्यारे दोस्त, नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। नाथ साहित्य की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं उनके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आप बताइए, जो कुछ भी जानते हो। क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा भी जाता है, तो इसका जवाब आप देंगे कि जो नाथ पंथ था
उसका अगर हम दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप देखें तो वो कौन सा था, वो आपका शैवमत के अंतर्गत आता है। परंतु वहीं पर अगर हम व्यवहारिकता की दृष्टि से देखें तो इसका जो संबंध है वो हठ योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो नाथ पंथ है इसमें ईश्वर की जो भावना मानी गई है, ईश्वर संबंधित जो भावना मानी गई है वो कौन सी मानी गई है, शून्यवाद। शून्यवाद मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, बस शून्य एक कोई शक्ति है, शून्य प्रकार से वहीं से सब कुछ बना है, कोई ईश्वर उश्वर नहीं होते हैं, इस प्रकार से माना जाता है। ठीक है, मतलब सभी को ईश्वर ही मानते हैं, सभी ईश्वर के ही भक्त वो है, क्या है, बुझाएं हैं, बट एक कोई शक्ति है शून्य जहाँ से सब कुछ निकल के आया है, कुछ ऐसा माना जाता है। आगे लिखते हैं, जिसे कबीर जी ने किस नाम से भी पुकारा है, सहज शून्य के नाम से पुकारा है, सहल के नाम से भी पुकारा है, और कई सारे नाम हैं जिन नामों से उनको व्यक्त किया है, हमारे सामने ला करके रखे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे दीजिएगा, किसके बारे में, नाथ साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पर यहीं पर देखिए तो पूछ रहा है, गारसा दा तासी अपने ग्रंथ को किस भाषा में लिखा है। गारसा दा तासी अपने ग्रंथ को किस भाषा में लिखा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि गारसा दा तासी ने अपने ग्रंथ को किस भाषा में लिखा था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। बस इतना आपको याद रखना है। ये आपके तीनों प्रश्न लगभग, दूसरा नंबर प्रश्न जो था ये आपका थोड़ा बहुत लंबा था, बट ये सारे प्रश्न एक एक लाइन के हैं, आराम से इनको आपको बता देना है। ठीक है, तो कौन से लैंग्वेज में लिखा था भैया, क्या बताएंगे आप, फ्रेंच भाषा में लिखा था। ठीक है, चलिए हमारा जो चौथा प्रश्न आता है वो आता है, मिस्र बंधु के इतिहास ग्रंथ का नाम है। मिस्र बंधु का जो इतिहास ग्रंथ था उसका नाम पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, किस प्रकार से लिखेंगे, लिख दीजिएगा कि मिस्र बंधु का जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम मिस्र बंधु विनोद है। इस प्रकार से आप यहाँ पर बता दीजिएगा, एक लाइन में उत्तर इसका दे दीजिएगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। पांचवें नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा का काल विभाजन प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, क्या बताना है, राजकुमार वर्मा ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है वही हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, किस प्रकार से इन्होंने काल विभाजन किया है ये बताना है। तो आप लिखेंगे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने काल विभाजन निम्न प्रकार से किया है, पहले ये लाइन लिख देंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे उन्होंने पहला काल बताया है संधि काल। संधि काल कब से लेकर के, संवत 750 से लेकर के 1000 विक्रमी तक का जो पीरियड था वो आपका संधि काल कहलाता था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा काल आपका आता है वो आपका आता है चारण काल। क्या आता है, चारण काल। ये संवत 1000 से लेकर के 1375 विक्रम तक माना गया है। इस तरीके से आप बता सकते हैं दूसरे काल के बारे में, किसके बारे में, चारण काल के बारे में। तीसरा काल जो इन्होंने बांटा है वो बांटा है भक्ति काल। भक्ति काल कब माने हैं, संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम तक का जो पीरियड था ये आपका भक्ति काल कहलाता था, ये इनका तीसरा काल था। चौथा काल जो इन्होंने विभाजन किया है वो किया है रीति काल के नाम से। रीति काल बताते हैं संवत 1700 से लेकर के 1900 विक्रम तक का जो पीरियड था ये आपका क्या कहलाता है, रीति काल कहलाता है। और पांचवा बताते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल संवत 1900 से लेकर के और अभी तक का, आज तक का जो पीरियड है ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका आधुनिक काल कहलाता है। इस प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया है इसको आप आराम से बता सकते हैं, सभी के सामने रख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा खासा था तो आप इसको 3 4 5 लाइन में आराम से कर दीजिएगा। एक काल को एक लाइन में लिखिएगा, जैसे आप लिख सकते हैं, पहला डाल दीजिएगा ऐसे करके, पहला डाल दीजिए, फिर लिखिए क्या, संधि काल। संधि काल फिर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा संवत 750 से 1000 विक्रम तक। ठीक है, इस प्रकार से एक लाइन कंप्लीट हो गई। फिर दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में। ऐसा मत कीजिएगा कि दूसरी लाइन ही दें दूसरे के लिए, ऐसे लिखिएगा तो थोड़ा आपका जगह भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और आराम से आप उन चीज़ों को क्या कर भी पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला नंबर प्रश्न अर्थात छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निर्गुण काव्य धारा की उपशाखाओं का नाम लिखिए। निर्गुण काव्य धारा की उपशाखाएं कौन कौन सी है आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे निर्गुण काव्य धारा की 2 उपशाखाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी, पहली है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, कौन कौन सी है, ज्ञानाश्रयी और दूसरा प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में ज्ञान की प्रधानता थी और प्रेमाश्रयी में प्रेम की प्रधानता थी, जो कि कृष्ण भगवान से संबंधित है। इस प्रकार से आप इसको
बता सकते हैं। चलिए ठीक है, अगले नंबर प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। कौन सा? 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि विद्वानों ने कबीर की भाषा को क्या कहा है, आपको यहां पर बताना है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है, हम लोगों ने 10-12 में भी पढ़ रखा है कि पंचमेल खिचड़ी के नाम से विद्वानों ने इनकी भाषा को संबोधित किया था। ठीक है, तो आप लिखेंगे किस प्रकार से, विद्वानों ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुक्कड़ी भाषा कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुक्कड़ी भाषा कहा है। परंतु वहीं पर बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो उन्होंने इनकी भाषा को वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। किसकी? कबीर की भाषा को किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो इस प्रकार से आप 7वें नंबर प्रश्न का भी जवाब दे दीजिएगा। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख कवियों का नामोल्लेख कीजिए। कृष्ण भक्ति काव्य जो परंपरा है, इसमें आपके कौन कौन से कवि आते थे, प्रमुख कवि जिनका नाम आप ले सकते हो, बता सकते हो, याद हो, कुछ बता दीजिए। 5-6 जो कुछ भी आपको पता हो उनका नामोल्लेख करना है, मतलब नाम लिख करके बताना है। तो आप लिखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं। पहला आप लिखेंगे सूरदास, दूसरा लिखेंगे नंददास, तीसरा लिखेंगे छीत स्वामी, चौथा लिखेंगे चतुर्भुज दास, और पांचवा लिखेंगे कुंभन दास, और आखिरी और छठा लिखेंगे परमानंद दास। ये सारे लोग जो हैं कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा भी है तो आप लास्ट में आदि भी लगा सकते हैं, आदि लगा दीजिएगा, जिससे ये ना लगे कि बस इतने ही थे, और भी थे, मतलब जो प्रमुख थे उनका नाम हमने यहाँ पर आपको बता दिया, चूंकि आपने यहाँ पर प्रमुख पूछ रखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, आराम से आप बता दीजिएगा। पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है, बताते रहिए फटाफट। ठीक है, जल्दी ही पेपर नंबर 2 का भी जो है आपका क्या किया जाएगा, मॉडल पेपर लेकर के आया जाएगा। बस आप पढ़ते रहिए, और काफ़ी दिन वीडियोस नहीं पढ़ पाई हैं, बट आप ये मान के चलिए पेपर से पहले सभी पेपर्स के मॉडल पेपर आपके तैयार कर दिए जाएंगे। और प्रयास ये भी है कि पेपर के 1 दिन 2 दिन पहले आपका क्या करवा दिया जाए, आपका मॉडल पेपर से तरीके का ही एक महासंग्राम क्लास चला दिया जाए, या रिवीजन क्लास चला दिया जाए, जिसमें आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उनको एक बार रिवाइज कर दिया जाए, चलते चलते, बस पढ़ते पढ़ते ऐसे। ठीक है, तो लगभग वो भी 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, तो वो पेपर के 1-2 दिन पहले हम करवा देंगे। और सभी हिंदी वाले बच्चे ध्यान रखें, हिंदी क्या सभी सब्जेक्ट वाले बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। एक वीडियो में दूसरा बनाने का प्रयास कर रहा हूं मोटिवेशन से संबंधित, और वो वीडियो जल्दी ही आपके इसी यूट्यूब चैनल पर आएगा। उसका लिंक जो है आपको भेजा जाएगा, वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, नोटिफिकेशन भी जाएगा। 3-4 मिनट का वीडियो रहेगा, 5 मिनट का हो सकता है वीडियो रहे, तो आप उसको ध्यान से देखिए, मज़ा आए तो शेयर भी कीजिए, और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो लाड प्यार दुलार हो सकता है आप अपने बड़े भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने सखा के लिए, जो कुछ भी हो सकता है हमारे समक्ष, ठीक है, कमेंट के माध्यम से जो कुछ भी हो सकता है लाड दुलार अपने हिसाब से कीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है केशवदास की 3 रचनाएं बताइए। कितनी रचनाएं बतानी है? 3 रचनाएं बतानी है। तो आप लिखेंगे केशवदास की 3 रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहली रचना इनकी कौन सी है? रामचंद्रिका, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। दूसरा है कविप्रिया, ये भी सभी लोग जानते थे। और तीसरा रसिक प्रिया। ये तीनों ही इनकी जो रचनाएं थी ये काफ़ी ज़्यादा क्या थी भैया, काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, तो इन तीनों का नाम आराम से बता दीजिएगा, 3 ही पूछ रखे हैं तो 3 का बता दीजिएगा। अगला प्रश्न अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी प्रश्न 10वां नंबर पूछ रहा है, रीतकाल की 3 विशेषताएं आपको यहाँ पर बतानी है। रीतकाल की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। तो आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि रीतकाल की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली कौन सी है? सिंगारिक रचनाएं। पहली कौन सी है? सिंगारिक रचनाएं। दूसरी कौन सी है? नायिका भेद वर्णन। ठीक है, और तीसरी कौन सा है? लक्षण काव्य परंपरा। 3 रचनाएं आप आराम से बता सकते हैं, एक एक करके तीनों बता दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहीं पर पूरा हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे दीजिएगा। आई होप ये आपका अति लघु उत्तरीय वाला जो सेक्शन था ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो कहने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, इससे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिल जाता है। बाकी आप लोगों से कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं कि भैया हम पढ़ाने का पैसा ले रहे हैं, बस यही कमेंट लाइक से और इन्हीं सब के सहारे हम लोग भी जी रहे हैं। आप करते रहिए, बाकी जो कुछ भी हो सकता है यूट्यूब वाला दे रहा है तो हम आपसे क्यों लें। जब हमें लगेगी कि ज़रूरत है, हमारे टीम वाले और भी पैसे वगैरह चाहते हैं या उनको देना पड़ता है, हमारा खर्चा बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत फीस हो सकता है भविष्य में लगा दी जाए, बट अभी तो कोई ऐसी कोई फीस नहीं है। यही तो लाइक कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।